अगर उनसे जानकारी लेता तो गृह मंत्री की प्रतिष्ठा है। ये कौन ललित पाटिल है? आप देखिए, जिस व्यक्ति ने उसको पाला पोसा संभाला और एक दिन मातुश्री पे लेके आया, वो दादा भूसे और अजय बोरस थे नासिक के। मुझे लगता है उस वक्त अजय बोरस थे नासिक के शहर प्रमुख थे हमारे। ये दोनों लेकर आए, वो दोनों आपके पार्टी में है, आपके साथ सरकार में बैठे हैं। अब उनके बारे में बोलिए। राजनीति में कौन किसको लेके आएगा, सामने फोटो निकलेगा, ये पहली बात। अगर राज्य के गृह मंत्री कहते हैं क्या 2020 में ये कोई ललित पाटिल है, ये हमारे नासिक का महानगर प्रमुख या शहर प्रमुख था, अगर ये बोलते हैं दावे के साथ गृह मंत्री होकर भी, तो मैं ये कहता हूँ जब 1991-92 में मुंबई में दंगे हो गए देश भर में, तो क्या दाऊद आपका पार्टी का अध्यक्ष था? दाऊद इब्राहिम आपका पार्टी का अध्यक्ष था, छोटा शकील आपका पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। क्या मैं बोल सकता हूँ? अरे भाई, आप गृह मंत्री हो, आप जानकारी लीजिए और बात करिए। तो कहीं नहीं जांच होनी चाहिए क्योंकि ये आरोप बार-बार लगता अरे क्या जांच है उसमें? जांच करो या जांच बिठाओ, ये जांच करने वाली क्या बात है? पूरा बीजेपी को वहाँ हफ्ता मिल रहा है, वहाँ से ड्रग्स माफिया से। मैंने कल जो हमारा जो सबसे बड़ा मोर्चा निकला कल वहाँ ड्रग्स के खिलाफ, पूरी जनता सड़क पर उतरी थी। क्यों उतरी भाई? सबके घर में ये ड्रग घुस गया। आप उसके ऊपर बात करिए गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के। हाँ, आप इधर उधर की बात मत करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। नासिक जैसा एक शहर जिस तरह से पूरे ड्रग्स के मामले में ख़राब हो गया है, आप उसके ऊपर बात करिए ना। ये ललित पाटिल, फलाना पाटिल, अलाना पाटिल, क्या है अलाना फलाना पाटिल? हाँ, एक गुनहगार है। हाँ, आप उसको लेकर राजनीति कर रहे हो। पूरे एविडेंस सामने आए हैं कि ये कैसा रैकेट चल रहा था। मामला ललित पाटिल का नहीं है, मामला नासिक में गुजरात से जो ड्रग्स आ रहा है और पूरा नासिक त्र्यंबकेश्वर से लेकर मालेगांव तक पूरी युवा पीढ़ी ख़त्म हो गई है, उस बारे में बात करो। आप कैसे गृह मंत्री हो, आप कैसे मंत्री हो, आप कैसे डिप्यूटी सीएम हो? बस कुछ आ गया तो अपने अपोजिशन के ऊपर ठिकरा फोड़ देना, ये आपका काम है क्या? बोलिए क्या है? एथिक्स कमेटी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड कमेटी बन गई है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन जिस प्रकार से बाहर बयान दे रहे हैं, हाँ, ये प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है। और जिस तरह से लोगों को बुलाया है, अब तक महुआ मोहित्रा को समन्स नहीं भेजा है और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, इस बारे में बयानबाजी चल रही है। देखिए, एविडेंस आने दो, सबके सामने रहने दो। आजकल न्याय व्यवस्था हो, एथिक्स कमेटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अपने विरोधियों को गन पॉइंट पर ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। गन पॉइंट एविडेंस भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो देख लेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड करने की तैयारी? क्योंकि हमने देखिए, देखा सबको जो बोलेगा, जोर से बात करेगा, सवाल पूछेगा, चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे महुआ मोहित्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, एक तो जेल में डालो या सस्पेंड करो, सदन से निकाल दो। ये एक साजिश इस देश में हो रही है। मैंने देखा है कि महुआ जी ने बार बार जो सवाल पूछे उससे सरकार हड़बड़ी में आ गई। राहुल गांधी ने बार बार जो सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। संजय राउत ने सवाल पूछे, उनको जेल में डाल दिया। संजय सिंह सवाल पूछते रहे, उनको जेल में डाल दिया। और भी कुछ लोग जेल में जाएंगे 2024 से पहले। अब तैयारी, हमारी मानसिक तैयारी है उसकी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश कर रही कांग्रेस ने एक सीट पर बीजेपी के युवराज के खिलाफ एक गरीब आदिवासी को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वो सीट रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा है। मौजूदा समय में यहाँ से राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले दिव्यराज सिंह बीजेपी से विधायक हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है।
लेकिन अब बीजेपी के युवराज विधायक के सामने कांग्रेस ने क्रांतिकारी फैसला लेते हुए राम गरीब आदिवासी को टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि राम गरीब वर्ष 2008 में बसपा के टिकट पर लड़कर 64 सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2013 के चुनाव में वे वहां पर तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। इसके बाद वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से टिकट से सिरमौर से मैदान में उतरे थे। तब राम गरीब वोट हासिल करने में तीसरे नंबर पर थे। अब वे कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि साल 1990 के बाद से 73 में कभी भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। यह सीट कभी जनता दल, कभी बसपा तो कभी भाजपा के खाते में आती रही है। अब राम गरीब आदिवासी को मैदान में उतारकर कांग्रेस इसे राजा बनाम गरीब की रणनीति अपना रही है। राम गरीब आदिवासी कोल समाज के बड़े नेता है। इनका मुकाबला रीवा राजघराने के युवराज दिव्यराज सिंह से होना है। ऐसे में कमलनाथ ने राजा के सामने रंग को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि राम गरीब ने वर्ष 2008 में तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी को 73 से चुनाव हरा दिया था। इस बात से कमलनाथ उनके मुरीद है। इसीलिए कमलनाथ ने बड़े बड़े धन्ना सेठों की जगह एक गरीब आदिवासी पर दांव चला है। खैर, अब चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि बीजेपी के युवराज को कांग्रेस के राम गरीब हरा पाते हैं या नहीं। पंजाब में सरकार बनाम राज्यपाल का नया दौर शुरू हो गया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में पेश किए जाने वाले 3 विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार किया है, जिसके खिलाफ अब भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सत्र को अवैध करार दिया था। इस साल ये दूसरी बार है जब आप सरकार विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यपाल के साथ मतभेदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सीएम भगवंत मान ने उनकी सरकार के बुलाए गए सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के लिए पुरोहित की आलोचना की और पूछा कि लोकतंत्र में जब हम लोगों द्वारा चुने गए हैं तो हम फैसला क्यों नहीं ले सकते। भगवंत मान ने कहा, अध्यक्ष साहब, मैं नहीं चाहता कि ये हर दिन की लड़ाई और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैं विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि जब तक हम पंजाबियों को ये सुनिश्चित नहीं करने देते कि ये सत्र वैध है, तब तक हम कोई भी विधेयक पेश नहीं करेंगे और राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी और उन पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। मान ने कहा कि राज्यपाल इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे प्रदेश राज्यपाल शासन के तहत है या वो दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह है। पंजाब सीएम ने आरोप लगाया कि केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी राज्यपाल राज्य सरकार के बीच खींचतान देखी जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मान को पत्र लिखकर पेश किए जाने वाले 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी रोक दी। उन्होंने कहा था, भगवंत मान सरकार को इस अनिश्चित सत्र को जारी रखने के बजाय मानसून या शीतकालीन सत्र बुलाने का सशक्त सुझाव दे रहा हूं। राज्यपाल ने कहा था कि यदि भगवंत मान सरकार स्पष्ट रूप से अवैध सत्र जारी रखती है तो राष्ट्रपति को मामले की रिपोर्ट करने सहित उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे। देर रात कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 88 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह पूर्व विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने पहली सूची में 144 नाम घोषित किए थे। इस तरह से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पार्टी ने 230 में से 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सिर्फ बैतूल जिले की आमला सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यहाँ कांग्रेस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे का इंतजार कर रही है। अगर नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो वो कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में 18 महिलाएं शामिल थी। निशा बांगरे का नाम जोड़ दिया जाए तो इस बार कांग्रेस की टिकट पर 30 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ती दिखेंगी। अकेले सागर जिले में ही 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी गई है। इसके साथ ही बीजेपी के 7 सांसदों के सामने भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो चुकी है। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ रविंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ लाखन सिंह पटेल, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ चैन सिंह बरकड़े, सीधी से रीति पाठक के खिलाफ ज्ञान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह के खिलाफ तरुण भनोट, गाडरवासा से राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ सुनीता पटेल, सतना से गणेश सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इंदौर 1 से संजय शुक्ला को मैदान में उतारा गया है।
इजराइल और हमास की जंग को आज 14 दिन हो गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जंग रोकने के लिए पश्चिमी देश इजराइल पर दबाव बनाते नहीं दिख रहे हैं, उल्टा उसकी मदद की जा रही है, जिस कारण से गजा, लेबनान और वेस्ट बैंक में आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के विमान लगातार गजा शहर को निशाना बना रहे हैं और अब उनके निशाने पर 900 साल पुराना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोर्फिरियस चर्च आ गया है। 1150 में बनाए गए इस चर्च में मुस्लिम और ईसाइयों ने शरण ले रखी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। 14 दिन में इजराइल गजा पट्टी के 30% आवासों को बर्बाद कर चुका है। इस बीच हमास ने दावा किया है कि 250 से लेकर 250 बंधक उसकी कैद में हैं। ये सभी अलग अलग देशों से हैं। इनमें से 20 बंधक की जान इजरायली हमले में चली गई। हमास ने इन बंधकों के बदले इजराइल की जेल में बंद 6000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। फिलहाल तमाम देशों की चिंता गजा से अपने नागरिकों को निकालने पर है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल गजा को निशाना बना रहा है और लोगों के निकालने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, उससे विदेशी लोगों के सामने भी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं।